हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SRIP एडू फार्मा। आज हम QA/DRA का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या होते हैं IPR और साथ ही साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे पेटेंट के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं और इसमें क्या क्या आता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप इसके ये टाइप्स जान लीजिएगा, इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो जान लीजिए। तो हम अगर शुरू से शुरू करें तो सबसे पहले है पेटेंट, फिर है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, नेबरिंग राइट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। ये डिफरेंट एरियाज हैं जिनको कि हम IPR में इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली IPR क्या होता है? तो इट इज द बॉडी ऑफ लॉ डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द क्रिएटिव पीपल हु हैव डिस्क्लोज्ड देयर इन्वेंशन फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज कि ये लॉ होता है। सेकंड, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया गया? तो क्रिएटिव पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तीसरी चीज कि जिन्होंने अपना इन्वेंशन मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए बनाया उनके लिए है। अगर कोई चीज हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बना रहे हैं तो उसको फिर हम IPR में नहीं ले सकते हैं। और इसकी क्यों ये इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है? जिससे कि कोई बिना इन्वेंटर के मर्जी के या बिना उनके कंसेंट के वो उसको कॉपी ना कर ले, उसको इमिटेट ना कर ले। तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए जो लॉ बना उसी को कहते हैं IPR। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पेटेंट क्या होते हैं और व्हाट कैन बी पेटेंटेड, मतलब किसको पेटेंट किया जा सकता है, टाइप्स ऑफ पेटेंट, फिर कौन कौन से ऑफिसेज होते हैं इंडियन पेटेंट के, देन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ क्यों हमको पेटेंट की ज़रूरत है, अगर हमने पेटेंट किया तो किसको बेनिफिट होगा, प्रोसेस ऑफ पेटेंटिंग, फिर स्टेजेस कौन कौन से होते हैं जब हमको पेटेंट को फाइल करना है, और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ पेटेंट। तो आज के इसमें हम पूरा एक ओवरव्यू आपको दे देंगे पेटेंट से रिलेटेड। अब बात करते हैं पेटेंट की डेफिनेशन की कि पेटेंट होता क्या है। सो पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट granted by a government for an invention that is new, involves inventive step and is capable of industrial application. Section 21M of the Indian Patent Act 1970 defines patent as patent, which means a patent for any invention granted under this act. ये पूरा मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ के इसलिए सुनाई क्योंकि ये एक टेक्निकल टर्म्स वाली एक डेफिनेशन है, तो इसको हमको एज इट इज लर्न करनी है, लेकिन इसको पहले समझना है कि ये क्या कह रहा है। पहली चीज, पहला वर्ड जो हमको याद रखना है वो ये है कि ये एक्सक्लूसिव राइट है। एक्सक्लूसिव मतलब स्पेशली जो इन्वेंटर है उसको ये राइट दिया जाता है। कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। कहाँ की गवर्नमेंट? जिस कंट्री में आप पेटेंट को अप्लाई करते हैं। किस इन्वेंशन को देंगे? जो कि न्यू होगा, नया होगा, और साथ ही साथ उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप होगा, और तीसरी चीज उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी या कमर्शियल एप्लीकेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ये तीन पॉइंट्स अगर नहीं होंगे तो आपको पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। फिर अगली चीज कि ये पेटेंट वर्ड कहाँ से आया? तो ये आया इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में। जो टर्म है वो पेटेंट दिया गया फॉर एनी इन्वेंशन विच विल बी ग्रांटेड अंडर दिस पेटेंट एक्ट। ओके, अब ये एक चीज हमको समझना है कि ये टेरिटोरियल राइट होता है, मतलब आप इंडिया में अप्लाई करेंगे तो इंडियन पेटेंट होगा, आपको दूसरी किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है तो आपको वहां के कंट्री के पेटेंट ऑफिस में अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं कि इन्वेंशन क्या होता है। तो एन इन्वेंशन इज अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स इन जनरल अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर्स अ न्यू टेक्निकल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब कि ये प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, या फिर एक कोई नए तरीके से किसी भी चीज को करने का होगा,
उसका आप कोई नया सॉल्यूशन अगर आप ऑफर कर रहे हैं किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम का, तो वो भी आपका न्यू इन्वेंशन में आएगा। नेक्स्ट आता है व्हाई वी नीड पेटेंट। क्या ज़रूरत है पेटेंट की? तो सबसे पहली बात तो कि टू एंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द इन्वेंशन। अगर हमने कोई मेहनत की है, अगर हमने कोई अच्छा रिसर्च किया, कुछ इन्वेंशन किया है, तो हमको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा उसको कॉपी करके उसके बेनिफिट्स ले ले। तो बेसिकली जो इन्वेंटर है उसको एक्सक्लूसिव राइट्स देने के लिए पेटेंट लिया जाता है। दूसरी चीज, टू एंश्योर कमर्शियल रिटर्न्स टू द इन्वेंटर। हम जब कोई भी एक इन्वेंशन करते हैं, जैसे कि हम लोग लैब में कोई रिसर्च करते हैं, तो हम बहुत सारा उसमें टाइम लगाते हैं, मनी स्पेंड करते हैं। तो जब हम इतने एफर्ट्स लगाते हैं तो हमको उसके रिटर्न में कुछ कमर्शियल या फाइनेंशियल गेन होना चाहिए। पर ज़रूरी नहीं है कि अब अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कोई एक इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकें, लेकिन अगर हमने पेटेंट लिया हुआ है तो हम किसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके अपने पेटेंट के लिए कुछ फाइनेंशियल गेन कर सकते हैं, हम उनको शेयर कर सकते हैं, हम उनको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कमर्शियल रिटर्न मिलेगा जो भी एक इन्वेंटर है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई इन्वेंशन अगर पेटेंटेड है तो बिना इन्वेंटर के कंसेंट के उसको कॉपी या इमिटेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ दो पॉइंट्स हमको याद रखने हैं कि पेटेंट जो है वो टेरिटोरियल राइट है, मतलब कि जिस कंट्री में आप पेटेंट को लेते हैं उस कंट्री के राइट्स में आपको मिलता है। और नेक्स्ट है इट इज़ फॉर लिमिटेड पीरियड, मतलब आपको कितने पीरियड के लिए पेटेंट ग्रांट हुआ है वो भी होता है। जैसे 20 ईयर्स के लिए है, अगर आपने रिन्यू नहीं कराया, अगर आपने बीच में इसको छोड़ दिया तो वो आपका लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हु इज बेनिफिटेड बाय द पेटेंट। तो जब पेटेंट ग्रांट किया जाता है तो पेटेंटी को भी बेनिफिट होता है और सोसाइटी को भी। पेटेंटी को तो जैसे अभी हमने देख ही लिया कि कैसे उनको राइट मिलता है, फिर वो कुछ बिजनेस कर सकते हैं, फिर आप उसमें कुछ कमर्शियल गेन कर सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये तो हम अभी तक देख चुके हैं। सोसाइटी के लिए कैसे है कि अगर आप कुछ नया इन्वेंशन करते हैं तो हो सकता है कि हमको कोई नया बेटर और चीपर प्रोडक्ट अवेलेबल हो पब्लिक को, साथ ही साथ अपने को डाटाबेस मिलता है फॉर फर्दर इन्वेंशन, और साथ ही साथ फ्रीली अवेलेबल टेक्नोलॉजी हो जाती है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पेटेंट। अब बात करते हैं व्हाट कैन बी पेटेंटेड। तो अभी हम यहाँ तक देख चुके हैं कि नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशली एकेडमिशियंस के लिए आपका पेटेंट पहले से कहीं भी पब्लिश नहीं होना चाहिए, न किसी जर्नल में, न किसी कॉन्फ्रेंस में, एंड इट मस्ट नॉट बी एक्सक्लूडेड। और एक यहाँ पर वर्ड आया नॉन ऑब्वियस। नॉन ऑब्वियस का ये मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज कोई भी एक ड्रग ए है, ड्रग बी है, दोनों का कोई इफेक्ट है, लाइक सपोज एनालिसिक इफेक्ट है, तो ए और बी को आप ऐड करोगे तो ऑब्वियस है कि उसका भी एडिटिव एनालिसिक इफेक्ट हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो जो चीज़ ऑब्वियस होगी या प्रिडिक्टेबल होगी तो उसको पेटेंट नहीं लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज को आप पेटेंट ले सकते हो। तो इसमें स्पेशली 4 कैटेगरीज आती हैं: प्रोसेस, मशीन, मैन्युफैक्चर एंड कंपोजिशन। फिर किसको हम पेटेंट नहीं ले सकते हैं, इसमें है तो बहुत सारी चीज़ें, पर हमने इसको ब्रीफली आपको इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला तो सिर्फ अगर आइडिया है या आपका कुछ लॉ ऑफ नेचर है या साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कि पहले से नोन है, तो वो चीज़ें आप पेटेंट नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ जो भी चीज़ मैनकाइंड को हार्म करेगी उसको भी पेटेंट नहीं दिया जाता है। और कितने ड्यूरेशन के लिए इसको ग्रांट करते हैं? इट इज ग्रांटेड फॉर 20 ईयर्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेटेंट। कौन कौन से टाइप के पेटेंट होते हैं? तो बेसिकली 3 टाइप के पेटेंट होते हैं: यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट एंड प्लान पेटेंट। यूटिलिटी मतलब कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका कोई बेनिफिट है।
मतलब it is granted for new product, process, machine, method of manufacturing and composition of matter. ये categories आती हैं utility में. And it excludes most botanical creations related to plant and agricultural use. इसको utility patent में नहीं लेते हैं. फिर आता है डिज़ाइन पेटेंट. डिज़ाइन नाम से समझ में आ रहा है कि जो हम उसकी किसी भी चीज़ की ऑर्नामेंटल जो बेनिफिट्स है, लाइक उसके लुक को या अपीयरेंस को जो इम्प्रूव करता है, वो आता है डिज़ाइन पेटेंट में. एंड डिज़ाइन पेटेंट प्रोटेक्ट्स ओनली द अपीयरेंस ऑफ द आर्टिकल एंड नॉट द आर्टिकल इटसेल्फ. वो सिर्फ उसके लुक को, उसके डिज़ाइन को हम पेटेंट करते हैं डिज़ाइन पेटेंट के अंडर में. थर्ड आता है प्लांट पेटेंट. प्लांट पेटेंट में एक चीज़ याद रखना है कि जो नेचुरल वे में कोई प्लांट ग्रो हो रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों का आप पेटेंट नहीं ले सकते हैं. लेकिन अगर आप कोई न्यू वैरायटी डेवलप कर रहे हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसका पेटेंट हम ले सकते हैं. बेसिकली जो न्यू प्लांट है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए नेचर में या फिर अनकल्टिवेटेड स्टेट में. अगर ऑलरेडी वो अवेलेबल है ही तो उसका पेटेंट नहीं होगा. So new plants, mutants, hybrids and seedlings, they can be patented provided the inventor can satisfy the patent office that the new plant did not evolve from nature. मतलब हमको ये प्रूफ देना है कि ये अपने आप ग्रो नहीं हुआ है, हमने इसको म्यूटेशन करके, हाइब्रिडाइजेशन करके कुछ नया इसमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराया है, तब उसका आपको प्लांट पेटेंट मिल सकता है. Types of patent में basically 4 types of patent है which are granted under the Patents Act 1970. First ordinary patent, मतलब जो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं. फिर अगर आप उसी वर्क का और एक्सटेंशन करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो पेटेंट्स ऑफ एडिशन में आता है. थर्ड है कन्वेंशन एप्लीकेशन विद प्रायोरिटी डेट claiming on the basis of filing in convention countries. एंड फोर्थ है नेशनल फेज एप्लीकेशंस. ये 4 टाइप्स या कैटेगरीज हैं. अब बात करते हैं प्री प्रोसेस ऑफ पेटेंटिंग या पेटेंटिंग से पहले हमको क्या तैयारी करनी है या किन चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो आइडिया है उसको आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, लोगों को नहीं बताना है. मतलब अगर आपको कोई भी आइडिया पब्लिक डोमेन में आ गया, आपने किसी कॉन्फ्रेंस में डिस्क्लोज कर दिया, तो वो चीज़ आपकी पेटेंट नहीं हो पाएगी. सो फर्स्ट थिंग इज बी क्यूरियस बट डू नॉट डिस्क्लोज योर इन्वेंशन. सेकेंड है कि आप जो भी काम करते हैं आपको उसका प्रूफ रखना है. सो कीप अ बाउंड नोटबुक टू प्रूव व्हेन यू गॉट द आइडिया. इसमें आप 2 चीज़ कर सकते हैं. एक तो नोटबुक लेकर के उसमें लिख सकते हैं, अपने गाइड को गाइड से साइन करा सकते हैं, या फिर आप इसको कुछ मेल में भी अटैच कर सकते हैं, जिससे कभी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन हुआ, कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने बोला नहीं हमारा आइडिया, तो आप कह सकते हो नहीं ये हमारा पहले का आइडिया है और ये हमने किसी से कॉपी नहीं किया है. फिर आपको आइडिया को डेवलप करना है और एक मॉडल को क्रिएट करना है. ओके, देन राइट व्हाई योर इन्वेंशन इज नीडेड, व्हाट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आर इन द मार्केट एंड योर न्यू प्रोडक्ट एंड व्हाट इज यूनिक अबाउट योर प्रोडक्ट. इसका ये मतलब है कि आपके दिमाग में कुछ एक आइडिया आया, उसको आप पहले नोट करिए, उसको देखिए कि वो क्यों ज़रूरी है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनसे कंपेयर करिए, कैसे आपका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है, यूनिक है. जब ये पूरी प्रिपरेशन आप कर लेंगे, उसके बाद आप ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि आपके जो पेटेंट है उसमें नॉवेल्टी है, क्रिएटिविटी है और उसकी कॉमर्शियल एप्लीकेबिलिटी भी है. तो ये पूरा प्रिपरेशन आपको पहले करना है, उसके बाद आप पेटेंट को अप्लाई करेंगे. अगर हमको इंडिया में अप्लाई करना है तो हमको इंडियन पेटेंट ऑफिस में अप्लाई करना है. तो जो पेटेंट ऑफिस है हमारे इंडिया का, वो किसके अंडर में है? दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. फिर इसकी वेबसाइट है www.ipindia.nic.in. इसको फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली 2 तरीके से आप इसकी फाइलिंग कर सकते हैं. पर अभी फ़िलहाल तो क्योंकि कोरोना चल रहा है तो फिजिकल फाइलिंग बंद है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग या ऑनलाइन फाइलिंग ही करनी पड़ेगी. तो उसकी वेबसाइट है, वहाँ आप जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. और बेसिकली इसकी अगर हम हेड ऑफिस जो है वो कोलकाता ब्रांच में है,
टोटल 4 ब्रांचेस हैं, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। तो इसको भी आगे हम ये देखेंगे कि टेरिटरी वाइज डिवाइड किया गया है। आप जिस टेरिटरी में आते हैं वहाँ के ऑफिस में आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं इंडियन पेटेंट ऑफिसेस की। तो जैसे अभी हमने बात की 4 ब्रांचेस हैं। तो जैसे मुंबई है, मुंबई में पूरे सेंट्रल रीजन आ जाता है, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, देन यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। तो क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में हैं तो बेसिकली छत्तीसगढ़ वाले, एमपी वाले लोग जो हैं ये मुंबई में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड आता है दिल्ली। दिल्ली नॉर्थ में है, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ये सभी जो स्टेट्स हैं, ये जो प्लेसेस हैं, इनके लोग दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आता है चेन्नई। चेन्नई साउथ में आ गया। तो स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप, ये अप्लाई करेंगे चेन्नई ऑफिस में। और बाकी जो भी प्लेसेस बच गई वो कोलकाता हेड ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फाइलिंग टू ग्रांट ऑफ पेटेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले जो आपको आइडिया जनरेट हुआ, अगर आपको उस पर काम पूरा डिटेल में आप नहीं किए हैं तो आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन मतलब एक पैराग्राफ होगा 200-250 वर्ड्स का, जिसमें आप क्या आपका वर्क है, क्या उसकी नोवेल्टी है, क्या आप उसकी कमर्शियल एप्लीकेबिलिटी है, उसको लिख के, जैसे हम पब्लिकेशंस में, आर्टिकल्स में एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसी तरीके से इसमें लिखा जाता है। उसके बाद जब आप वर्क कंप्लीट कर चुके हैं तो आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट कंप्लीट भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रोविजनल अप्लाई करना। लेकिन प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इसलिए अप्लाई किया जाता है पहले से, जिससे कि आपका आइडिया कोई दूसरा कॉपी ना कर ले और ये सबसे पहले आपके नाम पर रजिस्टर हो जाए। तो अगर आपने प्रोविजनल अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आपके पास 12 मंथ्स का समय है। 12 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अप्लाई करना है, नहीं तो वो आपका लैप्स हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे देते हैं तो होता है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन इन जनरल 18 मंथ्स में होता है, लेकिन अगर आप उसको अर्ली पब्लिकेशन करना चाहते हैं तो उसकी एक सेपरेट फीस होती है, फॉर्म फिल करना होता है और उससे आप अपना जो स्पेसिफिकेशन है, जो आपका पेटेंट है, उसको पहले गैजेट में पब्लिश करा सकते हैं। पब्लिश इसलिए किया जाता है जिससे कि बाकी लोग देखें, पढ़ें और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रेस कर सके। उसके बाद जैसे ही आपका पब्लिश हो गया, आप फिर एक फॉर्म फिल करेंगे, इसकी एक सेपरेट फीस होती है, उससे वो आप अप्लाई करेंगे, दैट इज़ फॉर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। पब्लिकेशन और एग्जामिनेशन की जो रिक्वेस्ट है आपको 48 मंथ्स के अंदर करनी है। उससे बाद अगर आप करते हैं तो फिर आपका वो लैप्स हो जाता है। तो एग्जामिन करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया तो फिर पेटेंट ऑफिस जो है एक कमिटी बनाते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद वो हमको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट देते हैं। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में जो कमिटी है उनके कमेंट्स होंगे और साथ ही साथ अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो दिया जाता है कि आप उसको उसका जस्टिफिकेशन दे दीजिए। जैसे कि हम लोग जर्नल में पब्लिश करते हैं तो हमको वहाँ से रिव्यूअर्स कमेंट्स आते हैं, उसी तरीके से फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आता है। फिर आपको वो 12 मंथ्स का टाइम होता है, उसके अंदर आपको जो भी जस्टिफिकेशन है उसको पॉइंट वाइज देना होता है। अगर वो आपके पॉइंट से सेटिस्फाइड होंगे तो आपको पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, और नहीं तो आपको हो सकता है कि फिर से सेकेंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट आए। उसके बाद जब पेटेंट ग्रांट हो जाता है, उसके बाद भी अगर कोई अपोज करना चाहे तो 12 मंथ्स के अंदर अपोज कर सकता है। फिर जो कंट्रोलर है उनका डिसीजन होगा, वो अपील करेंगे थ्रू अपीलेंट बोर्ड, और फाइनली हो सकता है कि उसमें कुछ करेक्शंस हो या फिर उसमें कोई उसको वापस ले लिया जाए। रिवोकेशन मतलब वापस ले लिया जाए।
तो ये पूरा प्रोसीजर होता है या पूरे स्टेजेस होते हैं फॉर फाइलिंग ऑफ पेटेंट। सो अगर हम पूरे प्रोसीजर्स को समराइज करें तो सबसे पहले क्या होगा, आप पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, उसके बाद उसका पब्लिकेशन होता है, फिर प्री ग्रांट ऑपोजिशन या रिप्रेजेंटेशन होगा बाय एनी पर्सन, देन रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, देन एग्जामिनेशन, grant or refusal, then publication of grant of patent, then post grant opposition to grant of patent, and decision by controller. This is the summary of the complete procedure. अब बात करते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो एक कवरिंग लेटर होगा जिसमें कि हम ये बताएंगे कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए हैं। उसके बाद सेकंड क्या होगा, जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म 1 के उसमें होगी, जिसमें कि बेसिकली आपके पर्सनल डिटेल्स और क्रेडेंशियल्स होते हैं। इसकी 2 कॉपी में इसको सबमिट किया जाता है। थर्ड आता है कंप्लीट और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इन फॉर्म 2 इन डुप्लीकेट। फॉर्म 2 में हम या तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन का पैराग्राफ होगा या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होगा। कंप्लीट में डिफरेंट क्लेम्स लिखे जाते हैं और फॉर्म 2 का भी 2 कॉपी में सबमिट होता है। फिर है स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग इन फॉर्म 3। इसमें आप अपना स्टेटमेंट दोगे, इन्वेंटर्स अपना स्टेटमेंट देते हैं, अंडरटेकिंग देते हैं। फिर फिफ्थ है पावर ऑफ अटर्नी। अगर हम अपने आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी के थ्रू कर रहे हैं, तो हम फॉर्म 26 में पावर ऑफ अटर्नी देंगे। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप इन फॉर्म 5। मतलब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम इन्वेंटर हैं। फिर आता है 7th पॉइंट पे रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिकेशन। इसका भी जैसे मैंने आपको बताया फॉर्म नंबर 9 होता है जिसको हमको अप्लाई करना है। इसकी अपनी फीस होती है। यहाँ एक चीज़ आपको बता दें कि शुरू में जब हम अप्लाई करते हैं तो एक फ़ीस होती है, और अगर आपने प्रोविजनल अप्लाई कर दिया है तो फिर कंप्लीट के लिए फिर से फीस और एक्स्ट्रा नहीं लगती है। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं, लाइक अगर आपके 10 क्लेम्स हैं तो वो इंक्लूडेड होगा। अगर आप 10 से ज़्यादा करेंगे तो फिर उसमें फीस ऐड हो जाएगी। सिमिलरली 30 पेजेस तक फ्री रहता है। फ्री मतलब जो आपने शुरू में फीस दी उसी में होता है। उसके बाद अगर आपने और पेजेस ऐड कर दिए तो फिर उसकी फीस और बढ़ जाती है। इसके बाद आता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। इसका फॉर्म है फॉर्म 18। फिर रिक्विजिट स्टैट्यूटरी फीस, मतलब जो भी फीस आप है वो चेक डीडी के फॉर्म में या आप तो ऑनलाइन भी सबमिट होती है। तो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमको पेटेंट फाइलिंग में ज़रूरी है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पेटेंट। तो इसमें भी सबसे पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें कि पूरी ब्रीफ में पूरे पेटेंट के बारे में होगा। फिर आता है बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन, मतलब कि जो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या नीड है इन्वेंशन की, वो इसमें आता है। फिर आता है समरी ऑफ द इन्वेंशन, जिसमें कि आप जो भी आपका इन्वेंशन है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे और इसको पूरा डिटेल में देना होता है, जिससे कि कोई अगर उसको फॉलो कर सके तो सेम उसमें अच्छे से लिखा हुआ हो। तो ये एग्जाम्पल्स के साथ इसमें आपको कोड करना होता है। थर्ड आते हैं फिगर्स विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जो भी आप डायग्राम्स हैं, ड्राइंग्स हैं, फिगर्स हैं, ग्राफ्स हैं, वो सब फिगर में आता है। देन है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, हाउ इट इज़ मेड, हाउ इट कैन बी यूज्ड, पूरा डिटेल, मशीन्स यूज्ड, सब डिटेल आपको इसमें देना है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं क्लेम्स। यहाँ पर आते हैं लीगल चीज़ कि आपको जो क्लेम्स आप लिखते हो उसको पॉइंट वाइज सिस्टमैटिकली लिखना है, जिससे कि आपका कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके पेटेंट का वो पॉइंट जो है उसको कोई दूसरा जो है उसमें काम कर सकता है, कवर कर सकता है। तो इसमें 2 कैटेगरी होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होते हैं डिपेंडेंट क्लेम्स। मतलब कि आप पूरा एक जो लिखते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, फिर उसी से रिलेटेड आप अगर कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते जाते हैं तो वो डिपेंडेंट क्लेम्स में आती हैं। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। इसमें हमने आईपीआर और पेटेंट के बारे में आपको बताया। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमको कमेंट वाले सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग and stay connected with us.
If you have not subscribed our channel, do subscribe our channel SRIP Edu Farmer. Thank you.